अगली बार जब आप लद्दाख की रोड ट्रिप का प्लान बनाएं तो इस बार पहाड़ों को थोड़ा सा भूल जाएं और आसमान पर नजर रखें। अपेरेंटली इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कोंका ला पास इज गेटिंग विजिटर्स फ्रॉम स्पेस और इंडियन और चाइनीज दोनों गवर्नमेंट इस अंडरग्राउंड बेस के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हैं। ट्रस्ट मी, भारत में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पूरी तरह से अलग लेवल पर हैं। ना केवल वो मानते हैं कि इंडिया में लगभग 10,000 साल पहले एलियंस आए थे, बल्कि वो तो ये भी मानते हैं कि हमारा अपना खुद का एरिया 51 है। ऑफ कोर्स मैं कोंकला पास के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जहाँ से यूएफओज रेगुलरली उड़ते हैं। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं कोंकला पास की मिस्ट्री के बारे में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो भी कोंकला पास को विजिट कर चुके हैं वो सभी कहते हैं कि आप साल के किसी भी टाइम इस जगह पर आइए, आप इसको अर्थ पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ही पाएंगे। ये ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक लो माउंटेन पास है। इसके आसपास का एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना कोंकला पास को भारत के साथ अपनी तिब्बती बाउंड्री मानता है, जबकि भारत लद्दाख पास को अपनी बाउंड्री मानता है। कोंकला पास काराकोरम रेंज के एक स्पर पर लोकेटेड है जो डिस्प्यूटेड अक्साई चीन एरिया से सटे चैनमू वैली में इंट्रूड करता है। चाइना ने पहली बार 1956 के मैप में इस जगह को अपने बॉर्डर के रूप में क्लेम किया था और 1959 में इसी एरिया में एक इंडियन पेट्रोल पार्टी पर चाइना ने हमला किया, जिसमें 10 पुलिस वालों की मौत हो गई और 10 पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया गया। दिस इवेंट इज नोन एज कोंकला पास इंसिडेंट। यहीं से दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के बढ़ने की शुरुआत मानी जाती है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस कोंकला पास आज एक नो मैंस लैंड की तरह है। लोकल्स की माने तो कोंकला पास दरअसल एक ऐसी जगह है जहां यूएफओ धरती पर उतरते हैं और इंडियन और चाइनीज दोनों तरफ के कई लोगों का कहना है कि उन्होंने उस एरिया में यूएफओ को उतरते देखा है। डेक्कन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल 1968 को सीआईए रिपोर्ट यूएफओ देखे जाने की डेट, लोकल टाइम और एरिया की स्पेसिफिक डिटेल्स देती है। सीआईए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लद्दाख में 2 फ्लाइंग सॉसर देखी गईं, एक 4 मार्च को और दूसरी 25 मार्च को। 4 मार्च 1968 को दोपहर 1 बजे एक सफेद रोशनी के साथ 2 ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद एक लाल रंग की रोशनी के साथ सफेद धुआं क्लियरली विजिबल था और वो फ्लाइंग सॉसर एक सर्कुलर पाथ में चल रहा था। 25 मार्च 1968 की रात को एक और फ्लाइंग सॉसर दिखाई दी और ये रॉकेट की तरह थी, जिसमें 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 20 गज लंबा व्हाइट और येलो निशान दिख रहा था। 27 सितंबर 2004 को इसरो के अहमदाबाद में लोकेटेड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किए गए 1 वीक के लंबे एक्सपेडिशन का लास्ट डे था। टीम में एसएसी के 3 साइंटिस्ट और 2 जियोलॉजिस्ट शामिल थे। उन्होंने लाहौल स्पीति वैली के कोई 100 किलोमीटर साउथ में समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट ऊपर अपने कैंप्स लगाए हुए थे। वो लोग सैटेलाइट डेटा का यूज करके चंद्रा बेसिन ग्लेशियर पर स्टडी कर रहे थे। जैसे ही साइंटिस्ट अपने टेंट्स छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहे थे, उनके पोर्टर को एक व्हाइट ऑब्जेक्ट पास के माउंटेन रिज से आता दिखाई दिया। इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट अमित कुलकर्णी, जो कई सालों से ग्लेशियरों की मैपिंग कर रहे हैं, उनकी टीम के मेंबर्स ने देखा कि एक रोबोट जैसा कुछ जमीन से थोड़े इंच ऊपर फ्लोट कर रहा है। कुलकर्णी और उनके को रिसर्चर जियोलॉजिस्ट सुनील धर पुल्ड आउट देयर कैमराज और उन्होंने उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेना शुरू कर दिया। एज द टीम रेस्ड टुवर्ड्स द माउंटेन टू गेट अ वेरी क्लोजर लुक, 3 से 4 फीट ऊंचा एक ऑब्जेक्ट स्लोप से नीचे की तरफ टीम की ओर बढ़ता आ रहा था। इसमें 2 बैलून टाइप अटैचमेंट के साथ एक सिलेंड्रिकल सर था। सुनील धर याद करते हुए बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो इंसानों की तरह अपने पैरों पर चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट से 50 मीटर दूर पहाड़ी के निचले एज पर पहुंचा तो टीम मेंबर्स के एक्साइटमेंट ने उसे अलर्ट कर दिया। कुछ सेकंड के लिए स्टिल खड़े होने के बाद ये मुड़ा और रिज टॉप की ओर इसने तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। आसमान में गायब होने से पहले 5 मिनट तक ये कैंप के ऊपर मंडराता रहा। सुनील धर बताते हैं कि दिस यूएफओ लुक्ड लाइक बैलून्स बंच टुगेदर, लेकिन इसकी मूवमेंट स्पीड और फ्लाइंग पाथ डेफिनेटली किसी बलून या किसी मैन्ड फ्लाइंग व्हीकल की तरह नहीं था। अगर ये इवेंट साइंटिस्ट के सामने नहीं होता तो इस साइटिंग को भी शायद एक्सीडेंटल एरियल फिनोमिनन के तौर पर राइट ऑफ कर दिया गया होता। साइंटिस्ट आज भी इस अननेचुरल एपिसोड के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रूव ना हो पाने के कारण ये सवाल आज भी वैसे का वैसा ही है
कि क्या ऑल दिस एड अप टू समथिंग या फिर सिर्फ वो एक इल्यूजन ही था। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद एक और खबर आई कि कुछ हिंदू पिलग्रिम्स वेस्टर्न पास से माउंट कैलाश की ओर जा रहे थे और उन्हें आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। चाइनीज टेरिटरी में लोकल गाइड्स ने उन्हें बताया कि ये कोई नई बात नहीं है और कोंका ला पास एरिया में ये नॉर्मल घटना है। ये अजीब रोशनी वाला ट्रायंगुलर साइलेंट क्राफ्ट अंडरग्राउंड से उठता दिखाई दिया और लगभग वर्टिकली ऊपर की ओर बढ़ा। कुछ पिलग्रिम्स इस साइट को देखना चाहते थे, लेकिन चाइनीज गार्ड पोस्ट ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि उन्हें चाइनीज साइड से एंट्री का परमिशन नहीं थी। एंड व्हेन दे ट्राइड टू अप्रोच द साइट फ्रॉम इंडियन बॉर्डर, तो इंडियन बॉर्डर पेट्रोल ने भी उन्हें दोनों देशों के बीच ट्रैवल करने की परमिशन के बावजूद वापस कर दिया। 2006 के जून में गूगल अर्थ पर सैटेलाइट इमेजरी ने बॉर्डर के चाइनीज साइड पर इस एरिया के 1:500 स्केल का एक डिटेल्ड टेरेन मॉडल रिवील किया था और यहाँ एक एरिया मिलिट्री फैसिलिटी जैसी बिल्डिंग से घिरा हुआ था। एक्साई चीन ऐसा क्षेत्र है जहाँ यूरेशियन और इंडियन प्लेट ने एक प्लेट बाउंड्री बनाई हुई है और ये जगह दुनिया के उन कुछ एरियाज में से है जहाँ अर्थ के क्रस्ट की गहराई सबसे ज्यादा है। इसी कारण से लोकल्स के अकॉर्डिंग इस एरिया में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रेजेंस इज वेल नोन और उनका मानना है कि इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट किसी रीजन से इस बात को उजागर नहीं करना चाहती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की यूनिट्स ने लद्दाख एरिया में यूएफओज को रिपोर्ट किया था। पैंगोंग लेक के नियर थाकुंग में लोकेटेड एक आईटीबीपी यूनिट ने 2012 में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच 100 से भी ज्यादा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखा। सितंबर में अपने दिल्ली हेडक्वार्टर और पीएमओ को भेजी गई रिपोर्ट में उन्होंने दिन और रात में अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने का डिस्क्रिप्शन दिया। पीले रंग के ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स चाइना की ओर हॉरिजॉन से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गायब होने से पहले 3 से 5 घंटे तक ये धीरे धीरे आसमान का चक्कर लगाते हैं। आईटीबीपी ने जो हेजी फोटोग्राफ्स ली, इनकी स्टडी करने वाले आर्मी ऑफिशियल्स का कहना था कि ये अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन या लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स नहीं थे क्योंकि ड्रोन साइटिंग्स आर वेरीफाइड एंड लॉग्ड सेपरेटली। आर्मी ने 2012 जनवरी और अगस्त के बीच चाइनीज ड्रोन की 99 साइटिंग्स रिपोर्ट की थी। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख एरिया में 62 और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न सेक्टर में 37 ड्रोन्स देखे गए और रिपोर्टेडली इनमें से केवल 3 ड्रोन्स इंक्लूडेड इनटू इंडियन टेरिटरी। सितंबर 2012 में आर्मी ने एक मोबाइल ग्राउंड बेस्ड रडार यूनिट और एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर को पैंगोंग लेक के पास एक माउंटेन टॉप पर लगाया जो इंडिया और चाइना के बीच लोकेटेड है, लेकिन क्लियरली नेकेड आई से विजिबल ऑब्जेक्ट को रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था और स्पेक्ट्रम एनालाइजर उससे निकलने वाले किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर सके। आर्मी ने उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में एक ड्रोन भी उड़ाया। ड्रोन रीच इट मैक्सिमम एल्टीट्यूड, लेकिन स्टिल इट लॉस्ट द साइट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। और फिर सितंबर लास्ट में लेक से 150 किलोमीटर साउथ में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने 3 दिनों तक इन एयरबोर्न फिनोमेना को स्टडी किया। आर्मी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस टीम ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को स्पॉट तो किया, लेकिन वो क्या थे ये कॉन्क्लूसिवली स्टैब्लिश नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट्स नॉन सेलेस्टियल थे और लास्टली दे रूल्ड आउट कि ये ऑब्जेक्ट्स शायद मीटियोर्स और प्लैनेट हो सकते हैं। एनटीआरओ में टेक्निकल इंटेलिजेंस के इंचार्ज और डीआरडीओ का कोई भी एक्सपर्ट उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया। दिल्ली में आर्मी के एक सीनियर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अगर हमारे साइंटिफिक रिसोर्सेज इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो समथिंग इज क्लियरली रॉन्ग। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट चाइना द्वारा किया गया एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है या लद्दाख में भारत के डिफेंस का पता लगाने के लिए भी ये ऑब्जेक्ट्स भेजे जा सकते हैं। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक कहते हैं कि हम इन साइटिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें जांच करने की जरूरत है कि यहाँ कौन सी नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड की गई है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि बाहरी अंतरिक्ष से ही हो। पुणे के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नालिरकर का कहना था कि यूएफओ के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होने का कोई भी सबूत नहीं है और इन यूएफओज का एलियन ऑब्जेक्ट होना इज ओनली फैंसी बट नॉट फैक्ट्स। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अक्साई चीन में शायद चाइनीज लोगों के पास एक अच्छी रिवर्स इंजीनियरिंग साइट है और यही कारण है कि यहाँ चाइनीज आर्मी ने रोड्स बनाई और बाद में उन्हें छोड़ दिया।
बिल्कुल एरिया 51 की तरह, और रिपोर्ट किए गए ये ऑब्जेक्ट्स उस एरिया में टेस्ट किए गए मिलिट्री एक्सपेरिमेंटल एविएशन क्राफ्ट हो सकते हैं। मोर रियलिस्टिकली ये या तो इंडियन या फिर चाइनीज आर्मी का एयरबेस हो सकता है। और अगर इंडिया टीवी के आर्टिकल में दी गई रिपोर्ट सच है और हिंदू पिलग्रिम्स को इंडियन और चाइनीज दोनों साइड से साइट तक पहुंचने का एक्सेस डिनाई कर दिया गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल हो सकता है कि दोनों देश इसमें शामिल हैं और वहां क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरेस्टिंगली इस एरिया में सारी यूएफओ साइटिंग्स 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर के बाद होनी शुरू हुई। उससे पहले की साइटिंग्स का मुझे कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास कोई रिकॉर्ड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। एंड नाउ दिस गेट्स मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू कंसीडर दीज टू पिक्चर्स। पहली फोटो में एक्चुअल एक्साई चीन एरिया है, सेकंड एक चाइनीज मिलिट्री बेस के अंदर का लैंडस्केप मैन मेड रेप्लिका है। सेकंड मैप जो इस एरिया की मैन मेड रेप्लिका दिखा रहा है वो यिंचुआन एयरबेस के साउथ में है। दिस एयरबेस इज होम टू सुपर हार्डन्ड अंडरग्राउंड हैंगर्स। इस तरह की डिटेल्ड रेप्लिका बनाने के कई कारण हैं। मेरे ओपिनियन में शायद इस मॉडल का यूज चाइनीज मिलिट्री प्लानर कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पेशल एरिया में पायलटों, इन्फेंट्री या आर्टिलरी यूनिट को ट्रेन करना चाहते हैं विच इज ऑफ लिमिट, तो एक मॉडल बनाएं that allow you to study the conditions there and the same condition would eventually apply एक hardly accessible area में एक military base का कंस्ट्रक्शन करने के लिए without anyone noticing, जरूरी मटेरियल की सप्लाई करने के तरीके ढूंढने के लिए और एरिया को सबसे एफिशिएंट तरीके से सिक्योर करने के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं इस assumption में गलत हूं या सही। अगला सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अक्साई चीन में दिखती अजीब रोशनी के बारे में फिर क्या। इट इज़ नोन के मीटियोरोलॉजिकल बैलून्स चाइना से इंडिया में एंटर करते हैं। ये अजीब रोशनी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं जो यहाँ अक्सर देखी गई है। इस रोशनी का एक और एक्सप्लेनेशन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है। ये कोंकला पास टेक्टोनिक प्लेट के एरिया में लोकेटेड है और टेक्टोनिक प्लेटों के इलाके अर्थ की क्रस्ट में फ्रैक्चर की तरह हैं। इन रीजन्स में अर्थ के नीचे डीप रॉक लगातार एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में एक दूसरे के साथ स्क्वीज हो रहे होते हैं। देखे गए यूएफओ शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड से बनता है और ये उन रॉक्स के स्क्वीज होने के कारण हो सकता है। इस इफेक्ट को ज्यादातर साइंटिस्ट पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में जानते हैं। हमने अभी तक किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ डिस्कवर नहीं की है और ना ही हमने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए साइंटिफिकली सपोर्टेड कोई एविडेंस देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे आउटर सोलर सिस्टम में सैटर्न के मून एनसेलेडस और जुपिटर के मून यूरोपा जैसे आईसी मून्स हैं जो ऐसे हैं कि उनके आसपास सब सरफेस ओशन हो सकते हैं जो शायद हैबिटेबल भी हों। और ये तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के 2 एग्जाम्पल हैं। जितने ज्यादा एक्सोप्लैनेट हम बाकी स्टार्स के आसपास पाते हैं उतना ही हम सीखते हैं कि लाइफ के लिए कितने अलग अलग इन्वायरमेंट मौजूद हो सकते हैं। हम अभी तक श्योरिटी से नहीं कह सकते कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो एक बहुत बड़ी जगह है और अगर यहाँ सिर्फ हम एक हैं तो ये सोचने में कितनी बड़ी जगह की बर्बादी जैसा लगता है। आपको क्या लगता है कि यूएफओ और एलियंस के बारे में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।